Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 6 of class 12 Computer Science FBIEC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड एनालिसिस का टॉपिक 4.3 जो कि हाइपोथेसिस फार्मूलेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग है डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जब भी हम कोई रिसर्च या काम परफॉर्म करते हैं या मशीन लर्निंग का अगर मॉडल हमने ट्रेन करना होता है तो हम पहले अपनी प्रॉब्लम की एक स्टेटमेंट डिज़ाइन करते हैं या एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ले लेते हैं और फिर उसको हम चेक करते हैं कि क्या वो कंक्लूड करते हैं बेसिकली कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। सो आज हम ये देखेंगे कि हम वो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, कौन सी एस्पेक्ट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं और फिर हम ये देखेंगे कि हम उसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं और किस एविडेंस की बेस पे किन एविडेंस की बेस पे बेसिकली हम ये डिसाइड करेंगे कि वो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एक्चुअली हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है जो किसी भी रिसर्च से पहले हम एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं। फार्मूलेशन का मतलब है वो हम बनाएंगे कैसे, हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू create that statement. So it is basically the process of developing or creating that testable statement that is going to predict the relation between two or more variables. या हम ये भी कह सकते हैं ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने एक एजुकेटेड गेस यानी स्टेटमेंट बनानी है दैट इज़ गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। एजुकेटेड गेस इसे क्यों कहते हैं, इसलिए कि हम रैंडमली ऐसे ही कोई स्टेटमेंट नहीं बना लेते हैं। हमारे पास कोई उसकी लॉजिकल रीज़निंग होती है, हमारे पास कोई उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई प्रायर नॉलेज होता है हमारे माइंड में जिसको रख के हम वो स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी ये स्टेटमेंट हमें एक प्रॉपर लॉजिक को माइंड में रख के देन क्रिएट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ बात करें कि हम एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं कि इंक्रीज़ स्टडी आवर्स विल लीड टुवर्ड्स द बेटर एग्ज़ाम स्कोर्स। या हम कहते हैं कि ये जो हमारे जितनी ज़्यादा स्टडी आवर्स होंगे इतने ज़्यादा एग्ज़ाम स्कोर ज़्यादा होगा। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे माइंड में एक लॉजिक है कि जो ज़्यादा टाइम देगा स्टडीज़ को वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और वो बेटर एग्ज़ाम स्कोर जो है वो ले सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप फाइंड किया कि हमारा एक कॉज़ है और उसका एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा। यानी जितना ज़्यादा स्टडी आवर्स होंगे, जितना ज़्यादा स्टूडेंट स्टडी करेगा, इतना बेहतर वो लर्न करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और इतने बेहतर चांसेस हैं कि वो बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। सो इसका मतलब है कि हमने कोई लॉजिकल पर्सपेक्टिव माइंड में रखा और उसकी बेस पे हमने एक अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाए, उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया एंड देन हमने ये स्टेटमेंट बनाई। तो बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक स्टेटमेंट डिज़ाइन करते हैं और वो किसी न किसी हमारे एग्जिस्टिंग डाटा और नॉलेज की बेस पे ही हम बनाते हैं और ये हमें एक बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट इसे हम कह सकते हैं जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसके बाद फिर हम अपनी पूरी रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि अच्छा अब इस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई कैसे करना है, ये कंक्लूड कैसे करना है कि क्या ये वाकई ट्रू है या फिर ये ट्रू नहीं है और उसी को हम फिर कहते हैं टेस्टिंग का प्रोसेस। सो बेसिकली हम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं देन उसके अकॉर्डिंग हम एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमें टेस्टिंग के थ्रू वेरीफाई करना होता है। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर बात की कि हम किस पर्सपेक्टिव से अपनी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो है वो बना लेते हैं, लेकिन बनाने के बाद हमने उसकी टेस्टिंग करनी होती है जिससे हम ये रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हैं या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि वेदर दैट हाइपोथेसिस स्टेटमेंट इट इज़ एक्चुअली करेक्ट और नॉट। सो ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम उसको टेस्ट करते हैं, यानी कि हमें प्रॉपर अपने जस्टिफिकेशन या आप कह सकते हैं रीजनिंग देखनी होती है या रीज़निंग प्रोवाइड करनी होती है कि व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस स्टेटमेंट और दिस इज़ एक्चुअली हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट और नॉट। सो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट तरह के जो प्रोसेसेस हैं या टेस्टिंग के मेथड और टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज़ करते हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं। हम बेसिकली हमने चेक क्या करना होता है कि हमने जो चीज़ अज़्यूम की है क्या वो करेक्ट है या नहीं? क्या वो जो हमारे हमने डाटा गैदर किया और उसके अकॉर्डिंग जो हम एनालाइज़ कर रहे हैं तो क्या वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं? और उसके अंदर क्या पैटर्न्स वही फ़ॉलो हो रहे हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि हाँ जी, अगर एक स्टूडेंट 3 घंटे पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स जो हैं वो 30 आए, जो 4 घंटे पढ़ रहा है उसके 40 आए, तो उसका मतलब एक पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है जो हमारी इस हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि येस जो हमारी स्टडी आवर्स हैं दे एक्चुअली लेड टुवर्ड्स द बेटर एग्ज़ाम स्कोर्स। अब हमने अगर इसको मेज़र करना है तो किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं? ये 2 मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली आप 2 ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसे कह सकते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है,
और ये एक रैंडमली ही जो है वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है, यानी कि प्रॉपर उनका कोई रिलेशन नहीं है। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वो कहता है कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स और उसकी वजह से ही ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो सही है। सो ये 2 एक कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट हम कंसीडर करते हैं, देन उनकी बेसिस पे फिर हम एविडेंस कलेक्ट करके एंड देन उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि वेदर एविडेंस किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नल को या जो हमारा अल्टरनेट है उसको। मेन टूल्स हम जो यूज़ करते हैं वो एक तो सिग्निफिकेंस टेस्ट है और एक पी वैल्यूज़ हैं, और इसके थ्रू हम फिर उसको वेरीफाई करते हैं या टेस्ट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें किसको एक्सेप्ट और किसको रिजेक्ट करना है, यानी कि नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ऑब्वियसली ये रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेट सिलेक्ट होगा, और अगर अल्टरनेट नहीं होगा तो नल सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब हमने टेस्टिंग फ़ेज़ के अंदर इन इसके थ्रू बेसिकली और फिर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, सिग्निफिकेंस टेस्ट और पी वैल्यूज़ को यूज़ करके डिसाइड करना होता है कि हमारे जो आंसर्स हैं या हमारा जो कंक्लूजन है वो किसकी सपोर्ट में जा रहा है और किसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो हमने बात की कि हम मेन 2 ये हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने जो डाटा है उसको कलेक्ट करके डिसाइड करते हैं कि हमें किसको सपोर्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। अगर नल की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि नल हाइपोथेसिस के अंदर हम ये कहते हैं कि देयर इज़ नो एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन आवर वेरिएबल्स, और ये जो भी डिफरेंस आ रहा है या अगर हमारा कोई भी आंसर आ रहा है तो वो एक बाय चांस या बाय लक है, अदरवाइज़ उसका कोई सपोर्ट नहीं है और यानी कोई रिलेशन नहीं है बेसिकली। और जो हमारे ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ प्रॉपर सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट और रिलेशन बिटवीन आवर वेरिएबल्स, और उसकी वजह से ये काम हो रहा है, यानी उसके जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम स्कोर है, तो यानी हम ये कंक्लूड करेंगे कि देयर इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टडी आवर्स एंड मार्क्स। तो इसका मतलब है ये हमारा जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, जिसे हम H1 कहेंगे। और अगर हम कहते हैं कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन स्टडी आवर्स एंड मार्क्स, ये एक बाय चांस ही ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है वो हमारी क्या होगी, नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं या हम इन कंसिडर कर क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग बोथ ऑफ दीज हाइपोथेसिस एंड देन वी आर गोइंग टू एक्चुअली परफॉर्म द एनालिसिस ऑन बोथ ऑफ दीज। उसका मकसद क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें एक काइंड ऑफ मॉडल प्रोवाइड कर देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं, एक को सपोर्ट करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए डाटा एनालिसिस और उसके जो रिजल्ट फाइंडिंग है वो प्रोसेस आसान हो जाता है। प्लस ये हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी दे देता है या गाइड कर देता है रिसर्चर को कि वो किस तरीके से बेसिकली रिसर्च को लेके चल सकता है और उसको कैसे टेस्ट कर सकता है, और हमारा मेक श्योर करता है कि जो रिजल्ट्स हमने कंक्लूड किए हैं वो वाकई ही किसी प्रॉपर रीजनिंग की बेस पे हैं और वाकई ही करेक्ट हैं, यानी एक जस्टिफिकेशन हमारे पास आ जाती है कि येस दीज आर द रीज़न ड्यू टू विच वी आर सेइंग कि ये एक H1 हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर H0 है जो कि नल हाइपोथेसिस है और उसको हम सिलेक्ट करें। सो हमारे पास प्रॉपर एक कंक्लूजन या रिजल्ट्स की जस्टिफिकेशन आ जाती है, दैट्स व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट। अब ज़रा यहाँ पर इसका डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि देयर आर दी चांसेस आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स। अब बेसिकली तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट एक ऐसी स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि देयर इज़ नो इफेक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स जिसके ऊपर हमने काम करना है, और ये एक बाय चांस ही ऐसा हुआ कि इनका रिलेशन या कोई वैल्यू स्पेसिफिक इस वजह से आ रही है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर हम कहते हैं कि देयर इज़ अ इफेक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, और इसके पीछे कोई रियल कॉज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और ये कोई चांसेस नहीं है, यानी बाय चांस नहीं है कि ऐसा हो रहा है। अगर पर्पस की बात करें तो जो नल हाइपोथेसिस है ये हमारी एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, यानी जो हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। और अगर हम अल्टरनेटिव की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ समथिंग जो वो हमारा रिसर्चर है वो अचीव करना चाह रहा होता है, वो हमेशा उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर रखता है। यानी कि जैसे हम करना चाह रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर स्टडी आवर्स की बात करें और मार्क्स की बात करें, सो बेसिकली हम नल कब सिलेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव कब सिलेक्ट करेंगे, जब हम ये कंक्लूड कर लेंगे हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं होंगे, तो इट्स ऑब्वियस कि जब एविडेंस नहीं है तो फिर तो हम यही एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हम कोई एविडेंस ही फाइंड नहीं कर पाए कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन आर वेरिएबल्स। और अगर हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस हमें मिल जाएंगे तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ये करेक्ट है, क्योंकि हमें एविडेंस मिल गया है कि येस देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन आर वेरिएबल्स।
सो नल हम तब कंक्लूड करेंगे जब हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट और इनसफिशिएंट एविडेंस होंगे। और इसके अलावा कंक्लूड दैट द वेरिएबल फैक्टर हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ये हम तब कंक्लूड करेंगे जब नल को सिलेक्ट कर लेंगे कि कोई एविडेंस नहीं है, और जो अल्टरनेटिव है उसमें हम कंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली जब हमारे पास उसके प्रॉपर हम एविडेंस आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें एग्जांपल की, तो यहाँ बुक वाली एग्जांपल गिवन है। जैसे लेट्स सपोज हम एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट सिलेक्ट करते हैं कि वी हैव टू डिसाइड दैट वेदर द कॉफ़ी एक्चुअली इंक्रीज द स्टूडेंट कॉग्निटिव स्किल्स और कॉग्निटिव थिंकिंग और नॉट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं तो हम कहेंगे कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन कॉफ़ी एंड स्टूडेंट कॉग्निटिव स्किल्स इंक्रीज। बट अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस आ गए कि वाकई जो कॉफ़ी है उसके इफ़ेक्ट्स हैं और कॉग्निटिव स्किल्स इंक्रीज़ करता है, तो इट मीन ये हमारी क्या होगी, ये हमारा एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंस लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पी वैल्यू किस तरीके से हमें हेल्प करती है इन टेस्टिंग आर हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स। बेसिकली पी वैल्यू हमें ये बताती है कि हाउ लाइकली आर रिजल्ट्स आर ड्यू टू चांस, यानी कि बेसिकली अगर हमारे पास एक पी वैल्यू हम एक फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वो लो पी वैल्यू है या हाई पी वैल्यू है। अगर वो लो पी वैल्यू होती है तो उसका मतलब है कि हमारे जो नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गया। तो इसका मतलब ये है कि वो बाय चांस नहीं है, किसी रीज़न की वजह से ऐसा हुआ है, या हमारी जो आउटकम्स हम ले रहे हैं वो किसी रीज़न की वजह से हैं। लेकिन अगर हाई पी वैल्यू होगी तो उसका मतलब ये है कि हमारी नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो कि हम कंसिडर करते हैं उसके अगेंस्ट वीक एविडेंस है, हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो देयर आर दी चांसेस दैट दिस रिजल्ट इज़ माइट बी ड्यू टू सम रैंडम चांस, यानी कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, बस रैंडमली आ गया। तो हाई पी वैल्यू मीन देयर इज़ knows basically that is due to the random chance और weak evidence है हमारे पास। और अगर low p value है तो इसका मतलब है we have actually some strong evidence, there is a cause and effect relation between our variables, और नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गए हैं। तो ये बेसिकली हमें कैसे हेल्प करता है इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड इन ऑर्डर टू कंक्लूड दैट whether the results are due to some proper evidence and reasons या बाय चांस हो रहा है। सो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि अगर हम कॉइन को फ्लिप करते हैं 10 टाइम्स और 7 टाइम हेड आता है और 3 टाइम टेल आता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं पी की वैल्यू गैदर करें और उसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि दिस इज माइट बी समथिंग ड्यू टू दैट इज हैपनिंग बाय चांस, राइट। तो ये एक पी वैल्यू को हम देख के तो कंसिडर करके कर सकते हैं। अब पी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपने जस्ट सिर्फ ये माइंड में रखना है कि पी की हाई वैल्यू का क्या मतलब है, पी की लो वैल्यू का क्या मतलब है, और पी की वैल्यू हमें बता क्या रही है। बेसिकली हमें बता रही है कि कितने परसेंट चांसेस, या कितने बेसिकली चांसेस हैं कि ये जो हमारी आउटपुट आ रही है ये रैंडमली आ रही है विदाउट एनी रीज़न। दैट इज़ द पी वैल्यू जो हमें एक्चुअली टेस्टिंग में, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट की टेस्टिंग में हेल्प करती है। तो एक और एग्जांपल से इसको ज़रा बेहतर तरीके से समझते हैं कि एक्चुअली ये किस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं रिजल्ट्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसके अंदर हमने क्या करना है कि फर्टिलाइज़र टेस्ट बेसिकली हम कंडक्ट करना चाह रहे हैं। हमने प्लांट्स लिए, उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक प्लांट को फर्टिलाइज़र दिया और एक में फर्टिलाइज़र नहीं दिया, यानी नहीं डाला हमने फर्टिलाइज़र। और अब हम ये ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि वेदर द प्लांट दैट इज़ ग्रोइंग टॉलर इज़ ड्यू टू द फर्टिलाइज़र और नॉट। 1 मंथ के बाद हमने उन दोनों को देखा और हमने देखा कि जो फर्टिलाइज़र वाला प्लांट है वो टॉलर है एज़ कम्पेयर टू वो जो कि नो फर्टिलाइज़र वाला था। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, हमारा हाइपोथेसिस स्टेटमेंट लेट्स सपोज़ हमने कंसिडर कर ली कि डिड द फर्टिलाइज़र कॉज़ दिस और वाज़ इट रैंडम। अब हम चेक करना चाह रहे हैं तो हम पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हमने पी वैल्यू कैलकुलेट की तो हमें आंसर मिला 0.02। तो हमने कहा था कि लो पी वैल्यू का मतलब ये है कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं अगेंस्ट दी नल हाइपोथेसिस, और इसका मतलब ये है कि दिस इज़ वेरी अनलाइकली बाय चांस, दिस इज़ ड्यू टू सम रीज़न। यानी लो पी वैल्यू का मतलब है कि ये किसी रीज़न की वजह से हुआ है। रीज़न क्या है? फर्टिलाइज़र। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गया पी वैल्यू को देख के कि पी वैल्यू हमें ये बता रही है कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट बाय चांस, दिस इज़ समथिंग ड्यू टू कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल और वैल्यू। सो हमें पता चल गया कि ठीक है फर्टिलाइज़र जो है उसने अफ़ेक्ट किया है। अगर यही पी वैल्यू हमारे पास आती 0.5 या इससे ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या होता कि इसका मतलब था कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ड्यू टू बाय चांस और इसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं आया।
तो इस तरीके से पी वैल्यू को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ड्यू टू सम वैलिड रीजंस और नॉट. Okay, now let's understand significance testing. That is also one of the method that we use in order to test our hypothesis statement. और उसको हम चेक करते हैं कि क्या वो बाय चांस हो रही है और क्या वो ट्रू है या नहीं, या क्या वो बाय चांस हो रही है या किसी स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस की वजह से हो रही है, यानी देयर इज सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल और उसके पीछे कोई वैलिड रीजन है, हमारे पास कोई एविडेंस है. So this is a basically method in which we are going to decide that whether our result is due to some chances by chance or whether they are due to some statistical significance. So statistical significant का मतलब क्या है कि there are the real cause and effect relation between our variables, और हमारे जो evidence हैं वो हमें मिल गए हैं कि yes there is a relation बिटवीन आर वेरिएबल जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं. और बेसिकली ये हमारी नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो होती है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं. फिर ये हम करते कैसे हैं? सबसे पहले तो हम अपना जो है वो एक नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं कि दिस कंसिडर कर लेते हैं दिस इज समथिंग दैट इज बाय चांस, यानी कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट भी होता है कि दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग बाय चांस, देयर इज नो एविडेंस. फिर हम क्या करते हैं कि अपनी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिसे अक्सर अल्फा भी कहा जाता है या पी वैल्यू भी आप कह सकते हैं, वो हम डिसाइड कर लेते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम होती है 0.05. उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपना डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करके पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और पी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम अपनी पी वैल्यू को कंपेयर करते हैं अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0.05 जो हमारी अल्फा या पी वैल्यू होती है उससे कंपेयर करते हैं. अगर हमारी पी वैल्यू उस थ्रेशोल्ड से कम आती है तो उसका मतलब है कि देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आर वेरिएबल्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, और हम अपनी जो नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होती है दैट इज़ एच ज़ीरो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अपनी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट हमने कंसिडर की होती है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरी को रिजेक्ट कर देते हैं. और अगर हमारी पी वैल्यू ग्रेटर आती है तो उसका मतलब है कि हमारे पास कोई जो है वो एविडेंस नहीं आए, तो फिर हमें जो है वो अपनी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं होते. तो बेसिकली होता क्या है, हम करते क्या हैं कि सिंपल ये 4 स्टेप्स हैं. पहले वो अपनी एक नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कंसीडर कर लेनी है, थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, डाटा कलेक्ट करना है, पी वैल्यू से कंपेयर करना है, डिसाइड करना है. पर्पस क्या है? सिर्फ मेक श्योर करना कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनके हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद है, हमने जो डिसीजन लिया है उसके पीछे कोई स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, हमने उसे एक प्रॉपर मेथड के थ्रू चेक किया एंड वी कैन एक्चुअली जस्टिफाई कि येस दीज आर दी रिजल्ट्स दैट आर ड्यू टू सम रीजंस. तो ये हमें फिर डाटा ड्रिवन डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, और हमारी जो रिसर्च है उसकी प्रॉपर हमारे पास जस्टिफिकेशन होती है, तो उसका मतलब है वो कि वैलिड रिसर्च कंसिडर की जा सकती है जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं. तो ये हमें इस तरीके से हेल्प करती है. बाकी प्रोसेस वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम जो है वो सिंपल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कंडक्ट कराते हैं और थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, और एग्जांपल के थ्रू इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो हमें अपने एविडेंस फाइंड करके और किस तरीके से उसे अपने नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज हमने एक अपनी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ले ली कि डूइंग एक्सरसाइज फॉर 6 वीक्स कैन एक्चुअली लोअर योर ब्लड प्रेशर. अब हमें इस स्टेटमेंट को टेस्ट करना है, इस हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को टेस्ट करना है कि ये हाइपोथेसिस स्टेटमेंट आइदर ट्रू है या नहीं है, और उसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करनी है, यानी बेसिकली हमें चेक करना है कि वाई वेदर देयर इज़ सम स्टैटिस्टिकल रीज़न बिहाइंड इट, यानी कोई कॉज एंड इफेक्ट है वाकई या नहीं है. अब हमें करना क्या है? पहले सबसे पहले तो हमें अपनी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट नल और अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है वो कंसिडर कर लेनी है, दैट इज़ एच ज़ीरो एंड एच वन. एच ज़ीरो हमारी क्या है? नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो हमेशा हम कहते हैं कि देयर इज़ नो इफेक्ट बिटवीन आर वेरिएबल्स जिन पे हम काम कर रहे हैं, यानी जहाँ अगर हम अपने सिनेरियो की बात करें तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द ब्लड प्रेशर, दैट इज़ आर नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, दैट इज़ एच ज़ीरो. उसके बाद एच वन कंसिडर करें तो इसका मतलब ये है कि नहीं, ये क्योंकि उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है, हम कहते हैं नहीं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट एंड देयर इज़ अ इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन एक्चुअली ब्लड प्रेशर. सो हमने सबसे पहले तो ये चीज़ कंसिडर कर ली कि हमने अपनी 2 हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कंसिडर कर लिए हैं. अब हमें क्या करना है? थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी वही होती है जो हम सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ 0.05. अब हमें क्या करना है? हमें डाटा कलेक्ट करना है और फिर उसके बाद अपनी पी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और पी वैल्यू को थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करना है और फिर डिसाइड करना है कि देयर इज़ समथिंग रीज़न बिहाइंड इट और नॉट.
अब सबसे पहले तो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज़ के डिफरेंट लोगों का डाटा कलेक्ट किया कि 6 वीक की एक्सरसाइज़ का, और उसमें से हमने एवरेज देखी कि ठीक है, एवरेज बीपी जो है वो डाउन हो रहा था। यानी लेट्स सपोज़ हमने अभी फ़िलहाल देखा है, फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि वेदर इट्स लोअरिंग और नॉट, हमने पी वैल्यू कैलकुलेट की। हमने 6 वीक ऑफ एक्सरसाइज का डिफरेंट लोगों का डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसकी पी वैल्यू कैलकुलेट की, तो पी वैल्यू हमारे पास आई 0.005, जो कि 0.05 से लोअर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोअर पी वैल्यू आती है तो इट मीन देयर इज़ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट दी एच ज़ीरो, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, जिसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट है, तो इट मीन कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। यानी कि हमने फाइंड कर लिया कि अगर हमारी पी वैल्यू, हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.05 से लोअर है, तो इट मीन दिस इज़ कन्फर्म कि देयर आर द रीज़न बिहाइंड इट। तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट थी एट ज़ीरो, वो हमारी क्या हो गई, रिजेक्ट, और अब हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट थी, दैट इज़ एच वन, के येस एक्सरसाइज एक्चुअली लोअर द ब्लड प्रेशर। सो हमने क्या किया, अपनी पहले हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ली, अपना डाटा कलेक्ट किया, पी वैल्यू कैलकुलेट की, उसको चेक किया, अगर वो लोअर है और हमारी लोअर ही आई तो हमने डिसाइड कर लिया, अगर ये हायर आती तो हम कहते हैं कि नहीं, अब जो है वो हमारा क्योंकि ये लोअर आई है तो इस वजह से हमें एच ज़ीरो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एच वन को रिजेक्ट, बट क्योंकि हमारी लोअर वैल्यू आ गई पी वैल्यू, तो इसका मतलब है अब हमारी एच ज़ीरो रिजेक्ट हो गई और एच वन हमने एक्सेप्ट कर ली, और अब कंक्लूजन हमारी क्या है, रिजल्ट्स हमने क्या निकाल लिए कि येस एक्सरसाइज एक्चुअली लाइकली टू लोअर द ब्लड प्रेशर। सो ये है हमारा एक सिग्निफिकेंस टेस्ट जो हम अक्सर कंडक्ट कराते हैं, और इस तरीके से हम अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिसे अक्सर अल्फ़ा या पी वैल्यू कहा जाता है, उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस दिस इज़ समथिंग दैट इज़ reason behind it statistically or reason not behind it. लेट्स समराइज टुडेज लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर पहले तो हमने ये देखा कि हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट और फार्मूलेट हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, और एक लॉजिकल स्टेटमेंट हम कंसिडर करते हैं। देन हमने उसकी बात की कि हाउ वी कैन टेस्ट इट। उसके लिए हम अपने दो जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है वो कंसिडर करते हैं। एक नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कहते हैं देयर इज़ नो इफेक्ट और रिलेशन बिटवीन आर वेरिएबल्स, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसे एच जीरो भी कहते हैं। एच वन में हम कहते हैं देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट एंड देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन आर वेरिएबल्स, एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर हम टेस्टिंग करके पी वैल्यू की बेस पे और सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करके उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रूव करते हैं कि वेदर जो हमारी एच ज़ीरो है वो करेक्ट है हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, या फिर एच वन करेक्ट है, और उसकी बेस पे हम फिर डिसीजन ले लेते हैं कि किसको रिजेक्ट करना है और किसको एक्सेप्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाउंड माई वीडियोज़ यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।